वी विल बी लर्निंग अबाउट द एबीजी पार्ट। ठीक है, हमें बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि बेसिक में आता है पीएच, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड सीरम HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर ये पता है तो कुछ हद तक हम बहुत आगे बढ़ेंगे। काइंड ऑफ 50% हम लोग इसी से ही कवर अप कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन का आंसर। तो हमें याद रखना है पीएच जो है हमारा नॉर्मल पीएच जो होता है ब्लड का वो होता है 7.35 टू 7.45, बस इतना याद रखना है। ठीक है, PCO2 याद रखना है 40 एंड HCO3 माइनस जो है वो हमें याद रखना है कितना होना चाहिए 22 से लगभग 26 लीटर से। ये वैल्यू हमें रख लेना है। पीएच हमारा जो पीएच होगा वो 7.35 टू 7.45 होगा। PCO2 40 और कुछ जानना नहीं है। सीरम HCO3 माइनस यानी कि बाइकार्बोनेट जो होगा हमारे ब्लड में वो होगा 22 टू 26, बस और हमें कुछ नहीं जानना है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, कैसे डिपेंड करता है बढ़ने घटने, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यानी कि PCO2 अगर बढ़ता है, याद रखना है वो एसिडोसिस की तरफ इशारा करता है। ठीक है, और PCO2 यानी कि रेस्पिरेटरी हो जाएगा। PCO2 का घटना हमें एल्कलोसिस की तरफ धकेलेगा और वो कैसा एल्कलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये बेसिक कर रहे हैं हम लोग। बाइकार्बोनेट में आते हैं, क्योंकि ये सीरम में है यानी कि कुछ मेटाबॉलिज्म का होगा। जैसे कि CO2 एक गैस है, हम लोग रेस्पिरेटरी याद रख सकते हैं। तो कोई भी PCO2 को वैल्यू अगर ऑल्टर करता है तो हम आग बंद करके बोल सकते हैं वो रेस्पिरेटरी की वजह से हुआ। और अगर सीरम HCO3 का वैल्यू ऑल्टर्ड है तो हम बोल सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस है। इतना तो क्लियर हो गया। तो सपोज ये बढ़ने लगता है, बढ़ना मतलब मोर देन 26, तो हम ये क्या कहलाएंगे कि एल्कलोसिस हो रहा है। बाइकार्बोनेट बढ़ना यानी कि एल्कलोसिस। ठीक है, ये कैसा हो गया, मेटाबॉलिक। और रही बात घटने की, अगर कम होता रहता है कितना, लेस देन 22, ये हमें टूवर्ड्स लेके जाएगा एसिडोसिस। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा नॉर्मल पीएच जो होता है बॉडी में वो होता है 7.35 से 7.45 की तरफ। हमारा नॉर्मल PCO2 जो होता है वो होता है 40। हमारा नॉर्मल सीरम बाइकार्बोनेट लेवल होता है 22 से 24 तक। इतना तो क्लियर है। अब कैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, अगर PCO2 बढ़ता है, अगर PCO2 घटता है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। ओके, अगर सीरम HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट बढ़ता है मोर देन 26 होता है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहलाएगा। लेकिन वही अगर घटता है तो लेस देन 22 होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडोसिस कहलाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एनीथिंग रिलेटेड टू PCOT इंक्रीज और डिक्रीज इट विल बी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एज वेल। और रही बात सीरम HCO3 माइनस की, तो उसका बढ़ना या घटना दर्शाएगा हमें एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस विद रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक। दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि सपोज किसी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसका डेफिनेटली पीएच विल बी लेस देन 3.5। और वो क्यों हुआ, क्योंकि PCO2 बढ़ने लगा। बहुत अच्छी बात है, PCO2 बढ़ने लगा। बढ़ने के कारण ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका। दिस इज द प्रॉब्लम पार्ट, राइट, दिस इज द प्रॉब्लम। अब क्या बॉडी खत्म, मर जाएगा, नहीं, बॉडी कॉम्पनसेट करने का कोशिश करेगा। कैसे करेगा, जैसे कि हमने कहा HCO3 माइनस अगर बढ़ता है तो एल्कलोसिस की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे एसिडोसिस पहले से है, तो क्या हमें एल्कलोसिस की तरफ नहीं जाना चाहिए, यस। तो HCO3 माइनस क्या करेगा, वो बढ़ने लगेगा। कितना, मोर देन 26 तो बढ़ना ही है उसको। ठीक है, उसको बढ़ना ही है टू कॉम्पनसेट इट। ठीक है, मेरा इधर पे एसिडोसिस है, मुझे एल्कलोसिस की तरफ लेके जाना है बाय दिस पार्ट, सो दैट अल्टीमेटली द रिजल्ट इज नॉर्मल पीएच। इस नॉर्मल पीएच को पाने के लिए हमें एल्कलोसिस की तरफ बढ़ना होगा थ्रू बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट बढ़ता है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ और सपोज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, पीएच जो होगा वो मोर देन होगा, वो मोर देन 4.5 हो जाएगा, मोर देन 4.5। यानी कि प्रॉब्लम क्या है, PCO2 जो है वो कम होता जा रहा है बॉडी में। देखो हर एक चीज़ का नॉर्मल होता है, हमें नॉर्मल चाहिए। एसिडोसिस में बढ़ गया था और एल्कलोसिस में घट गया है। ठीक है, ओके, तो उसको अभी कॉम्पनसेट कैसे करेंगे, एकदम रिवर्स कॉम्पनसेट ऐसे करेंगे, बाई HCO3 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितने से, लेस देन 22 तो होना ही है टू कॉम्पनसेट। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग आ गए हैं एल्कलोसिस में, हमें इसके इसके बलबूते पे एसिडोसिस थोड़ा लेके आना है, तभी तो क्या होगा, एंड रिजल्ट विल बी नॉर्मल पीएच। ठीक है, तो मेन गोल हमारा है नॉर्मल पीएच बनना। ठीक है ना, वो कैसे लाएंगे, एल्कलोसिस कौन कर रहा है, PCO2 कर रहा है खुद घट के, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, HCO3 को भी घटा देगा क्योंकि उससे एसिडोसिस होता है। तो एल्कलोसिस एसिडोसिस न्यूट्रलाइजेस नॉर्मल पीएच। सो दिस इज द बेसिक फॉर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड कैसे वो कॉम्पनसेट होगा। ओके, अब आते हैं मेटाबॉलिक में, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। चलो एल्कलोसिस से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगेन पीएच जो होगा वो मोर देन 4.5 होगा, लेकिन इसमें क्या होगा,
इसमें हम देखेंगे सीरम HCO3 माइनस यानी कि बाइकार्बोनेट देखना है। ये कब होगा? जब बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एल्कालोसिस यानी कि बाइकार्बोनेट का बढ़ना, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस यानी कि बाइकार्बोनेट का बढ़ना। कॉम्पेंसेट कैसे होगा? पूरा रिवर्स कर दो। कॉम्पेंसेट कैसे होगा? PCO2 जो है वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तभी तो वो एसिडोसिस क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे अल्कालोसिस है, यहाँ पे एसिडोसिस है, तो एंड रिजल्ट क्या आया? हमें रिजल्ट में ही तो जाना है अल्टीमेटली, नॉर्मल पीएच। ठीक है, दिस इज फॉर द फंडास। अब आते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पीएच, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पीएच विल बी लेस देन 3.5। इसमें कल्प्रिट कौन है? सीरम HCO3 माइनस अगेन, क्योंकि मैंने बोला था कोई भी मेटाबॉलिक यानी कि बाइकार्बोनेट का दोष होगा, कोई भी रेस्पिरेटरी तो फिर PCO2 का दोष होगा। तो इसमें क्या होने वाला है? बाइकार्बोनेट घटने लगेगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट घटने लगेगा। उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा? कॉम्पनसेट PCO2 करेगा। कैसे करेगा PCO2 कॉम्पनसेट? PCO2 घट के। ठीक है, यहाँ पे एसिडोसिस है, तो उसने क्या किया? यहाँ से अल्कोलोसिस करवा दिया, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, तो एंड रिजल्ट क्या आया? नॉर्मल पीएच। तो हमने सारे सिचुएशंस दे दिए। और एक चीज़ जो हमें सीखना है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अबाउट द कॉम्पेंसेशन। क्योंकि जब भी हमें बोला जाएगा कि इंटरप्रेट द रिजल्ट, वी हैव टू राइट समथिंग रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, समथिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, समथिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस, समथिंग मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये समथिंग में तीन चीज़ें आ सकते हैं। क्या क्या? एक है अनकॉम्पेंसेटेड, ठीक है, दूसरा है पार्शियली कॉम्पेंसेटेड, और तीसरा आ सकता है फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। ये वाला फंडा थोड़ा समझ पड़ेगा। ठीक है, सो अनकॉम्पेंसेटेड का मतलब है कि सपोज बॉडी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से जूझना पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अब बॉडी को कुछ तो करना होगा, क्या करना होगा? HCO3 माइनस का वैल्यू बढ़ाना होगा ताकि हम लोग का फिर से नॉर्मल पीएच हो जाए। लेकिन सपोज HCO3 बढ़ा ही नहीं, वो नॉर्मल अभी भी, बॉडी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। बाइकार्बोनेट को बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं, बाइकार्बोनेट अभी भी नॉर्मल है। तो वो वाली चीज़ जो है, ये जो बॉडी का ना काम करना, बाइकार्बोनेट का ना बढ़ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनकॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बट अनकॉम्पेंसेटेड, क्योंकि बॉडी ने अभी तक रिएक्ट ही नहीं किया, बाइकार्बोनेट अभी तक बढ़ा ही नहीं। गुड, अब आते हैं पार्शियली कॉम्पेंसेटेड और फुल कॉम्पेंसेटेड। पार्शियली कॉम्पेंसेटेड के 4 वर्जन है, तो हमको एक एक करके देखना होगा एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, तो हमें याद रखना है एवरी 10 राइज ऑफ PCO2, उसके बदले में 1 राइज करना चाहिए किसका? बाइकार्बोनेट का। सपोज फॉर एग्जाम्पल PCO2 नॉर्मल कितना हो जाए? 40, और सपोज PCO2 बढ़ के हो गया 50, चलो 50 हो गया, एसिडोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। कितना बढ़ा? 10 बढ़ा, 10 बढ़ा। तो फिर बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मली 26 होना चाहिए, बट इसको कितना बढ़ना चाहिए? 27। ठीक है, इसका वैल्यू 27 होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, 27 और मोर। एवरी 10 mm ऑफ Hg PCO2 के राइज से HCO3 का राइज भी 1 होना होगा। ठीक है, अभी अगर ये 60 से बढ़ता, सपोज 60 से बढ़ता, तो डिफरेंस क्या निकला? 20। तो बाइकार्बोनेट का वैल्यू हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मोर देन इक्वल टू 28। ठीक है, समझ में है ना? ओके, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या हो रहा है? थोड़ा सा अलग है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब होगा? जब PCO2 का वैल्यू जो है वो घटेगा। सपोज वो 10 से घटता है, ठीक है, 10 से घटने के बाद याद रखना है HCO3 जो है वो भी घटेगा, लेकिन कितना? 2। एसिडोसिस में क्या था? 10 mm ऑफ Hg राइज ऑफ PCO2 इंक्रीजेस HCO3 माइनस बाई 1। लेकिन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या है? एवरी 10 mm of Hg decrease in PCO2 also decreases HCO3 minus by 2 this time। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, PCO2 नॉर्मल होता है 40, बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सपोज 30 हो गया, डिफरेंस क्या है? 10 mm ऑफ Hg का। तो ये जो HCO3 माइनस है ना, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 24 से कम, लेकिन कितना कम? 22 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें कि इसका वैल्यू सपोज 20 हो गया, डिफरेंस क्या है? 20 का, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 20, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। चलो, ये हो गया हमारे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस का। 10 mm ऑफ Hg राइज इन PCO2
इंक्रीज HCO3 माइनस बाई 1, मतलब इंक्रीज करना चाहिए टू कॉम्पेंसेट। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में क्या हो रहा है, एवरी 10 mm ऑफ Hg PCO2 डिक्रीज शुड इंक्रीज द HCO3 माइनस बाई 2। ठीक है, ओके। अब थोड़ा खतरनाक में आता है, वो है मेटाबॉलिक में। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से ही शुरू करते हैं। क्योंकि HCO3 जो है वो घटता रहेगा, तो हम PCO2 को कितना बढ़ना चाहिए, इसका आंसर है जो भी HCO3 का वैल्यू दिया होगा उसके साथ 15 प्लस करना है। समझ में? वो एक केस उसका मेटाबॉलिक अल्कालोसिस का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, HCO3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और PCO2 का जो वैल्यू होगा ना, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ कॉम्पनसेट कर रहा है तो तू तेरा इतना तो होना चाहिए, वो होगा अगेन HCO3 का वैल्यू प्लस 15। ठीक है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला याद रहेगा। थोड़ा टफ है बट हाँ, लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं होगा कि पार्शियली कॉम्पनसेटेड कब बोले। सपोज हमारा कॉम्पनसेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट होता है, कॉम्पनसेशन का जो एक्सपेक्टेशन है ये मीट हो रहा है कि हाँ भाई हमारा बॉडी काम तो कर रहा है, लेकिन अभी भी पीएच जो है नॉर्मल नहीं आया है। अभी भी पीएच जो है, जो एसिडोसिस था, एल्कोलोसिस था, अभी तक वही है, अभी तक एकदम नॉर्मल पीएच नहीं आया है, तो उसको कहेंगे हम पार्शियली कॉम्पनसेटेड। लेकिन यही बात अगर दूसरे केस में देखें कि कॉम्पनसेशन का एक्सपेक्टेशन मीट कर रहे हैं, हाँ मीट कर रहे हैं, क्या पीएच अभी नॉर्मल भी हो गया, हाँ नॉर्मल भी हो गया, तो हम उसको कहेंगे फुल्ली कॉम्पनसेटेड। ठीक है, इसको कहेंगे पार्शियली। मैंने फॉर सपोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, पीएच अभी भी 7.35 से कम है, लेकिन क्या कॉम्पनसेशन एकदम भरपूर हो रहा है, हाँ भरपूर हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या पीएच अभी तक ठीक हुआ, नहीं हुआ, तो हम इसको कहेंगे पार्शियली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सपोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था एक्चुअली, क्योंकि सपोज PCO2 का वैल्यू बहुत हाई था, लेकिन पीएच को अगर गौर फरमाए तो अभी वो नॉर्मल हो चुका है, और अगर हम बाइकार्बोनेट को देखें वो बहुत बढ़ चुका है और वो एक्सपेक्टेशन मीट करता हुआ बढ़ा है, तो वी कैन कंक्लूड कि इसी के वजह से नॉर्मल पीएच हुआ है। तो ऐसा अगर कोई केस आता है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा फुल्ली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था, हमने क्यों बोला, क्योंकि PCO2 बढ़ा हुआ था, हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं पीएच तो नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, लेकिन PCO2 के बढ़ने से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना था, लेकिन पीएच अभी नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट को देखते तो वो बढ़ जाता है, और जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही बढ़ता है, तो शायद इसके बढ़ने के कारण पीएच नॉर्मल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, फुल्ली कॉम्पनसेटेड। वही अगर पीएच नॉर्मल ना होता, एसिडिक होता, तो वो बन जाता पार्शियली कॉम्पनसेटेड। आई होप यू अंडरस्टूड। तो 3 भाग है कॉम्पनसेशन का, अनकॉम्पनसेटेड बॉडी ने कुछ किया ही नहीं, पार्शियली कॉम्पनसेटेड बॉडी ने कुछ किया लेकिन अभी तक नॉर्मल पीएच नहीं ला पाए, फुली कॉम्पनसेटेड यानी कि एसिडोसिस या फिर अल्कलोसिस हुआ था उसको, लेकिन अभी पीएच नॉर्मल आ गया क्योंकि बॉडी ने कमाल कर दिया, बॉडी अभी नॉर्मल कर दिया बॉडी ने। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ बेसिक में जाएंगे, पीएच देखेंगे 7.21 बहुत अच्छी बात है, PCO2 बहुत अच्छी बात है 64 है, HCO3 बस हमें ये 3 चीज़ें ही देखना है। PCO2 क्या है, 7.35 से कम है, हाँ है, एसिडिक है। PCO2 40 से ज़्यादा है, हाँ है, तो ये हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ ढकेल रहा है, बहुत अच्छी बात है। HCO3 माइनस नॉर्मली कितना होता है, 22 to 26 ऐसा बोल सकते हो, लेकिन क्या ये बढ़ा है, हाँ ये बढ़ा है, मतलब कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या कर पाया, नहीं कर पाया, अभी भी एसिडिक है। क्या एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि वैल्यू कितना होना चाहिए, कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 40 से 64 का डिफरेंस क्या है, 24, यू कैन से 20। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना था, कितना बढ़ना चाहिए था, 2, 26 से 2 बढ़ना चाहिए था, 28 होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 29। अच्छी बात है, तो इट इज़ आंसर क्या हो जाएगा 1 का, पार्शियली कॉम्पनसेटेड। क्यों, क्योंकि क्या वो नॉर्मल पीएच बना पाया, नहीं बना पाया, अभी भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का एसिडिक इफेक्ट अभी भी ब्लड में है। क्या बॉडी ट्राइंग टू कॉम्पनसेट, यस ट्राइंग टू कॉम्पनसेट बाय इंक्रीजिंग द HCO3। क्या एक्सपेक्टेशन के तरफ आगे बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, क्योंकि PCO2 लगभग 20 से बढ़ा, तो हमें 26 + 2 का वैल्यू चाहिए जो कि 28, दिया हुआ है 29, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा, तो इट इज़ ए पार्शियली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, गिव फेवर, तो फेवर में आप दे दीजिएगा वही कि पीएच इज एसिडिक, PCO2 बढ़ चुका है मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, HCO3 बड़ा है मतलब कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। एग्जाम्पल आप लिख देना बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच अगेन बेसिक हम देखेंगे, पीएच हमें से पीएच देखना है, PCO2 देखना है और HCO3 माइनस देखना है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीएच का जो वैल्यू है वो मोर देन 7.45, यानी कि ये मेरे को एल्कलोसिस बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, एल्कलोसिस है। PCO2
40 होना चाहिए, लेकिन ये 40 से कम है, यानी कि मुझे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, काइंड ऑफ मीटिंग द क्राइटेरिया। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की वजह से एल्कलाइन होना हमारा ब्लड। अब देखते हैं HCO3 माइनस का हाल तो नॉर्मल है, तो एटलीस्ट HCO3 माइनस के कारण तो पीएच में कोई इफेक्ट नहीं आया, इतना तो श्योर है। इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ही है, लेकिन क्या ये कॉम्पनसेटेड है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कहा था नॉर्मल वैल्यू इज 22 to 24 और HCO3 माइनस अभी भी 24 में अटका हुआ है, यानी कि बॉडी ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनकॉम्पेंसेटेड। रिएक्ट नहीं किया, कॉम्पेंसेट ही नहीं किया, ठीक है, ट्राई ही नहीं किया, अनकॉम्पेंसेटेड क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। गिव व्हाट इज द सिंगल मोस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस, ये सब आप कर लेना। सपोर्ट ऑफ योर डायग्नोसिस ये बोला है, पीएच ज़्यादा है, PCO2 जो है वो कम है, HCO3 जो है वो नॉर्मल है, तो इसलिए अनकॉम्पेंसेटेड है। पॉसिबल डायग्नोसिस में तो ब्रोंकियल एस्थमा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, सो आई गेस दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट, कि ब्रोंकियल एस्थमा से आपको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है, लेकिन याद रखना है स्टेटस एस्थमेटिकस में, यानी कि सीवियर एक्यूट एस्थमा में आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिलेगा। ऑन द अदर हैंड माइल्ड टू मॉडरेट एस्थमा में ना आपको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस मिलता है। सो आप थोड़ा ये देख लो। ओके, और एक क्वेश्चन में आते हैं। ओके, इसमें भी सेम देखना है, पीएच 7.56, HCO3 31 है, ओके, PCO2 जो है वो 47 है, ओके। तो पीएच क्या है? क्या ये पीएच 7.45 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, तो अल्कलाइन ब्लड है ये। HCO3 31 है, ओके। नॉर्मली कितना होना चाहिए था? 26। इससे ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ओके, सो इट इज सिग्निफाइंग कि हाँ चलो ब्लड एल्कलाइन है। क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों है? क्योंकि ये HCO3 का जो वैल्यू है वो 26 से ज़्यादा है। अब PCO2 को देखते हैं, वो होना चाहिए था कितना? 40। कितना है? 40 से ज़्यादा। इसका मतलब ये जो PCO2 पार्ट है ना, अभी वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा है। PCO2 अभी कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो एसिडिटी फैला रहा है ताकि ब्लड क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से सही है? सही में करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी। तो हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होना चाहिए? वैल्यू ऑफ HCO3 माइनस प्लस 15, जो कि है 31 प्लस 15, यानी कि 46। वैल्यू कितना दिया हुआ है? 47। तो क्या ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से बढ़ रहा है? हमारा बॉडी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ये काम कर रहा है? हाँ, यस, काम कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। क्यों पार्शियली कॉम्पेंसेटेड? क्योंकि अभी तक पीएच नॉर्मल नहीं हुआ, ठीक है। पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। ये प्रूफ फेवर्स वही पीएच बता दो, PCO2 ये पता नहीं क्यों दिया कंडीशन से, तो एग्जाम्पल आप याद कर लेना, या फिर लास्ट में बता देंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। पीएच डायरेक्ट हम लोग पीएच लिखेंगे। पीएच क्या है? 7.15, बहुत अच्छी बात है। HCO3 माइनस जो है वो क्या है? 10 है, ओके, बहुत अच्छी बात है। PCO2 जो है वो है 24, ओके। पीएच क्या 7.35 से कम है? हाँ कम है, तभी तो ये एसिडिक ब्लड हो गया, एसिडिक ब्लड। फास्ट कर रहे हैं अभी। HCO3 माइनस नॉर्मल कितना होना चाहिए? 22 to 26। क्या ये 22 से कम है? हाँ। अगर HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट अगर कम होता है, यानी कि एसिडिक होता है, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। PCO2 को देखते हैं। PCO2 क्या कर रहा है? अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? एक्सपेक्टेड PCO2 कितना होना चाहिए? PCO2 कितना होना चाहिए? वो था HCO3 माइनस जो भी वैल्यू है उसका 50, तो 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। सो सी द प्रॉब्लम इज, जब एसिडोसिस हो रहा है, देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट, तो PCO2 को ना घटना पड़ता है, PCO2 को घटना पड़ता है टू कॉम्पनसेट। तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू था 25, या फिर उससे कम होना चाहिए, 25 से कम, और द वैल्यू गिवन इज 24। तो क्या ये कंपनसेट कर रहा है? ऑफकोर्स कर रहा है। जो कंपनसेशन एक्सपेक्टेशन है क्या वो मीट कर रहा है? हाँ वो भी मीट कर रहा है। क्या पीएच सही हो गया? नहीं, पीएच सही नहीं। तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी अगेन पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यही है कि हमें याद रखना होगा एसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में PCO2 को घटना है, लेकिन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में PCO2 को बढ़ाना है टू नॉर्मलाइज द पीएच, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा अलग पार्ट ले लें हम लोग, सपोज पीएच था 7.15, कोई दिक्कत नहीं। HCO3 माइनस जो था वो है 10, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। PCO2 जो है वो है 26, ठीक। ये तो हो गया हमारा एसिडिटी, ब्लड जो है वो एसिडिक है। HCO3 जो है वो कम है, तो हमारा इशारा कर रहा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। PCO2 नॉर्मल 40 होना चाहिए, उससे कम है, मतलब कॉम्पनसेट की आशा तो है, कॉम्पनसेट की, लेकिन क्या एक्सपेक्टेड वे में कॉम्पनसेट कर रहा है? लेट्स सी एक्सपेक्टेड क्या है वैल्यू?
वो है HCO3 + 15, वो हो गया 10 + 15 इक्वल टू 25 और लेस, 25 और लेस, लेकिन है क्या 26। सो इट बिकम्स अनकॉम्पेंसेटेड। अनकॉम्पेंसेटेड मैंने क्यों कहा, यहाँ पे तो मैंने लिखा था पार्शियली कॉम्पेंसेटेड, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली अनकॉम्पेंसेटेड इसलिए लिख रहा हूँ। हाँ ये सच है कि बॉडी इज ट्राइंग, बॉडी इज ट्राइंग, बट द थिंग इज वो उस रेट में नहीं कर रहा है जिससे ये एसिडिटी खत्म हो। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट बिकम अनकॉम्पेंसेटेड। अनकॉम्पेंसेटेड क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कि सपोज pH इज सपोज 7.36, HCO3 इज सपोज 20, PCO2 इज सपोज 24। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वी कैन सी यहाँ पे नॉर्मल पीएच, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं पेशेंट को फिर तो, लेकिन बाइकार्बोनेट जो है वो कम हुआ है 22 से कम, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है। मतलब किसी ने तो कॉम्पेंसेट किया, किसने किया है, PCO2 के घटने से कॉम्पेंसेट हुआ है। ठीक है, <40, क्या वो एक्सपेक्टेड वे में घटा है, लेट्स सी एक्सपेक्टेशन क्या है, 20 + 15 यानी कि 35 होना चाहिए या फिर उससे कम, ये तो और भी कम है, 24 है, इतना अच्छा कॉम्पेंसेट किया है। ठीक है, इतना अच्छा कॉम्पेंसेट किया, 35 के नीचे होना चाहिए, ये 24 तक चला गया। सो इट हैज़ कॉम्पेंसेटेड वेल सच दैट द pH हैज़ बिकम नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली कॉम्पेंसेटेड, फुल्ली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई होप सब कुछ समझ में आ गया। फुल्ली किसे कहते हैं, फुल्ली कॉम्पेंसेटेड, अनकॉम्पेंसेटेड किसे कहते हैं, एंड पार्शियली कॉम्पेंसेटेड किसे कहते हैं।